हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 5th की होने वाली है और सेमेस्टर 5th की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। इस पॉलिटिकल को हम कवर कर रहे हैं, यानी इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके अंतर्गत मैंने आपको वीडियो 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3 एंड वीडियो 4 बनाकर दे दी है। अगर आपने ये सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी वीडियो 5 होने वाली है जिसमें हम पूरी ही बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। और देखिए, ये जो वीडियोस हैं ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, ऐसा नहीं है 2 घंटे या 3 घंटे की हो। ईजीली आप इन्हें कर सकते हो, ईजीली आप अपने जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हैं वो गेन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने ये वीडियोज़ देख ली 5 की 5, तो आपको बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप बिना बुक पढ़े अपने जो नंबर हैं वो अच्छे गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसी हिसाब से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि आपकी पूरी ही बुक को कवर कर रहे हैं और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 5 की। ओके, जो प्रीवियस क्वेश्चन है या फिर ये कहें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन्हें कवर करेंगे। ओके, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रारंभिक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति के प्रतिमानों को आकार देने में ब्रिटिश अकादमिक परंपराओं और यथार्थवाद के प्रभाव को कैसे अपनाया। यानी देखिए, जो हमारा भारत है उसमें स्वतंत्रता के बाद में जो हमारी विदेश नीतियाँ बनी थी उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश अकादमिक परंपराएं हैं और जो यथार्थवाद की प्रभाव है उसको किस तरह से अपनाया गया हमारी विदेश नीतियों को बनाने के लिए। ठीक, सबसे पहले आप लिखेंगे परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं प्रारंभिक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विद्वानों और विदेश नीतियों पर ब्रिटिश परंपराओं और यथार्थवाद का प्रभाव, स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति को आकार देने में प्रारंभिक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध। IR विद्वानों और नेताओं ने ब्रिटिश अकादमिक परंपराओं और यथार्थवादी दृष्टिकोणों को अपनाया। यानी हमने विदेश नीतियों में जो ब्रिटिश अकादमिक परंपराएं थी और जो यथार्थवादी दृष्टिकोण था उसको अपनाया। हालांकि भारतीय नीतियों में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय हितों की झलक भी थी, लेकिन ब्रिटिश शैक्षिक परंपराओं ने विदेश नीतियों की सोच और ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला। यानी विदेश नीति जो थी उसमें जो ब्रिटिश शैक्षिक परंपराएं थी उसमें बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव हम देख सकते हैं अपनी विदेश नीतियों में। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे ब्रिटिश अकादमिक परंपराओं का प्रभाव। जो ब्रिटिश अकादमिक परंपराएं थी उनका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं शिक्षा प्रणाली का प्रभाव। किस तरह से स्वतंत्रता से पहले भारतीय नेताओं और विद्वानों की शिक्षा मुख्यतः ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में हुई थी। वह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे संस्थाओं में प्रशिक्षित हुए, जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण यूरोपीय राजनीतिक साम्राज्यवाद और यथार्थवाद पर आधारित। यानी स्वतंत्रता से पहले ऐसे बहुत सारे नेता थे जो कि हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें यूरोपीय राजनीति, साम्राज्यवाद और यथार्थवाद के आधार पर बताया गया था, यथार्थवाद को समझाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कानूनी और औपचारिक दृष्टिकोण। किस तरह से ब्रिटिश परंपराओं के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, संस्थागत ढांचे और कूटनीति पर केंद्रित रखा गया। भारतीय विदेश नीति में इन तत्वों का समावेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, संस्थागत ढांचे और कूटनीतिक, इन सभी को बहुत अच्छे से रखा गया है, इनका स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं औपनिवेशिक अनुभव। औपनिवेशिक अनुभव किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत ने शक्ति और कूटनीति के यथार्थवादी पहलू को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इन अनुभवों ने भारतीय नीति निर्माताओं को शक्ति संतुलन और भू राजनीति की यथार्थवादी परिपाटियों को समझने में सक्षम बनाया। यानी देखिए, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था या ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी कूटनीति या ये कहें बहुत सारी जो राजनीति है उसको समझने और भू राजनीति और किस तरह से संतुलन बनाया जा सकता है ये हमने सीखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे यथार्थवाद का प्रभाव। किस तरह से यथार्थवाद का प्रभाव था, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय हित का प्राथमिकता। किस तरह से भारतीय विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने ही की धारणा यथार्थवाद से प्रेरित थी, क्योंकि हम राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं जो कि यथार्थवाद में होता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के साथ संबंधों में राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतियां संतुलन
पर जोर दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों देशों के साथ हमारे शुरू से ही संबंध इतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से इनकी जो नीतियां हैं या ये कहें संतुलन बनाने की आवश्यकता रहती है हमेशा हमें, चीन के साथ में और पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, अब हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता आंदोलन। गुटनिरपेक्षता आंदोलन, जिसे नाम भी कहा जाता है, यह यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण का मिश्रण है। यानी अगर हम गुटनिरपेक्षता की बात करें तो ये यथार्थवादी और जो आदर्शवादी दृष्टिकोण होता है उन दोनों का मिश्रण इसमें देख सकते हैं। नेहरू ने वैश्विक शक्ति संघर्ष में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जो भारत में भू राजनीतिक हितों को संतुलित करने का एक यथार्थवादी प्रयास था। यानी नेहरू जी ने विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन को करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, जो कि यथार्थवादी प्रयासों का एक तरह से संतुलन था, या ये कहें पूरे विश्व में संतुलन बनाने के लिए गुटनिरपेक्षता आवश्यक था। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक आत्मनिर्भरता किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण ने आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी ताकि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक स्वतंत्रता से कार्य कर सके। ठीक है, अब हम देखेंगे नेहरू और भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव, यानी नेहरू जी का किस तरह से भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा, इसको देखेंगे। नेहरू ने ब्रिटिश अकादमिक परंपराओं का उपयोग करते हुए भारत की विदेश नीतियों में बहुपक्षीय, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विकासशील देशों के नेतृत्व की भूमिका को शामिल किया। यानी नेहरू जी ने अपनी समझ से और अपने बहुत सारे अच्छे डिसीजन के साथ उन्होंने बहुपक्षीयवाद, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विकासशील देशों के जो भूमिका है उसको निभाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या शामिल की थी। ठीक, यद्यपि उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन उनकी नीतियों में शक्ति संतुलन और यथार्थवादी दृष्टिकोणों का गहरा प्रभाव था। यानी जो नेहरू जी थे उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया था, लेकिन उनके दृष्टिकोण अपनाने के बाद भी उनकी नीतियों में जो शांति संतुलन है और जो यथार्थवाद है उसको देखा जा सकता था, क्योंकि उन दोनों का गहरा प्रभाव हम नेहरू जी पर देख सकते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों का समावेशन, यानी किस तरह से हम ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों का समावेशन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति और परंपराओं जैसे पंचशील और वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों को ब्रिटिश यथार्थवादी दृष्टिकोणों के साथ समाहित किया जा सकता है। यानी अगर हम भारत और ब्रिटेन की बात करें तो भारत में पंचशील और वसुधैव कुटुंबकम जैसी जो मूल्य धाराएं हैं या ये कहें जो दृष्टिकोण हैं उनको हम ब्रिटिश यथार्थवादी के साथ में समाहित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संस्थाओं में भारत की सक्रिय भूमिका ब्रिटिश प्रशासनिक प्रशिक्षण का परिणाम है। यानी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, प्रारंभिक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति को बढ़ाने में ब्रिटिश अकादमिक परंपराओं और यथार्थवादी दृष्टिकोणों को अपनाया। हालांकि उन्होंने इसे भारतीय संदर्भ में सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संतुलित किया। यह दृष्टिकोण भारत को एक मजबूत स्वतंत्रता और वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्धांत है। यानी देखिए, अगर हम किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनका विकास चाहते हैं तो ये सारे मूल्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, अगर अदरवाइज आप बाद में भूल जाते हो तो अभी लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों पर विचार करते हुए युद्ध के अंतर्निहित कारणों पर चर्चा कीजिए। यानी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों पर विचार करते हुए हमें युद्ध के अंतर्निहित जो कारक होते हैं उनके ऊपर चर्चा करनी है। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, युद्ध के अंतर्निहित कारक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारक युद्ध एक जटिल सामाजिक राजनीतिक घटना है। यानी अगर देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं युद्ध की बात में, तो युद्ध जो है वो एक सामाजिक राजनीतिक जटिल घटना है जिसमें हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी तरीके के पहलुओं को देख सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संदर्भों में समझा जा सकता है। इतिहास में विभिन्न युद्धों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि तीन कारक अक्सर परस्पर जुड़े हुए होते हैं। यानी देखिए, युद्ध होने के एक
न होकर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं, तो मेनली हम 3 कारणों को सबसे प्रेफ़रेंस देते हैं या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो पहला होता है हमारा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत भी पहला आता है हमारे संसाधनों पर नियंत्रण। प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज तेल और जल स्रोतों पर अधिकारों के लिए देशों के बीच संघर्ष हो जाता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं खाड़ी युद्ध, जो कि 1990 से 1991 में हुआ था, तेल के भंडार पर नियंत्रण से प्रेरित होकर, यानी तेल के भंडार पर ये लोग नियंत्रण करना चाहते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताओं के कारण भी युद्ध होता है, जैसे कि इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं एक देश के भीतर या देश के बीच आर्थिक असमानताएं संघर्ष और असंतोष को बढ़ा देती हैं। गरीब और अमीर देशों के बीच संसाधनों और अवसरों की असमानताएं कई बार युद्ध के कारण बन जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा व्यापार और बाजारों पर प्रभुत्व। किस तरह से व्यापार और बाजारों पर प्रभुत्व युद्ध की ओर संकेत करता है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नियंत्रण व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए सैन्य संघर्ष हो सकते हैं। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों की बात हो रही है या व्यापार मार्गों की बात हो रही है, तो सैन्य जो संघर्ष है वो बढ़ सकता है, जो आगे चल के युद्ध का रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं औपनिवेशिक युद्ध में बाजार और कच्चे माल पर नियंत्रण का प्रयास, क्योंकि औपनिवेशिक काल में जो कच्चा माल होता था उसी पर नियंत्रण करा जाता था। नेक्स्ट कारक होता है हमारा राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण के अंतर्गत आ सकते हैं, पहला आप लिख सकते हैं सत्ता और वर्चस्व की हानि। किस तरह से राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन की कोशिश युद्ध का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा, क्योंकि हमने प्रथम और विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा ही है, और वहां हम शक्तियों के बीच में जो शक्ति संतुलन होती है या शक्ति होती है उसके लिए वर्चस्व देख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता और शासकीय विफलता। किस तरह से कमजोर शासन या आंतरिक अस्थिरता बाहरी हस्तक्षेप और गृह युद्ध को जन्म देती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं सीरिया का गृह युद्ध, जो कि 2011 में हुआ था, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम था। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा आदर्शवादी और विचारधाराओं का टकराव। यानी आदर्शवादी और जो विचारधाराएं होती हैं उनका टकराव किस तरह से होता है। लोकतंत्र और अधिनायकवाद, पूंजीवाद और समाजवाद जैसी विचारधाराओं के टकराव ने भी युद्ध को जन्म दिया। यानी हम कह सकते हैं जो लोकतंत्र होता है और अधिनायकवाद होता है वो पूंजीवाद, समाजवाद ऐसी विचारधाराओं के बीच टकराव पैदा करता है, जो कि युद्ध की भी एक स्थिति बना देता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप शीत युद्ध का लिख सकते हैं, जहां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं का ही युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। धार्मिक और सांस्कृतिक कारण कौन कौन से होते हैं, विभिन्न धर्मों और संस्कृति के बीच मतभेद संघर्ष और युद्ध को जन्म दे देता है। यानी अगर विभिन्न संस्कृति और विभिन्न जो धर्म है उनके बीच में मतभेद है तो युद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद में धार्मिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जातीय और नस्लीय तनाव। किस तरह से जातीय या नस्लीय समूहों के बीच तनाव और शोषण गृह युद्ध और नरसंहार का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं रवांडा में हुतू और तुतसी के बीच 1994 का नरसंहार। ये आप उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीयवाद और कट्टरपंथ। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीयता और कट्टरपंथी विचारधाराएं संघर्ष और आक्रामक नीतियों को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि जब इंसान कट्टरपंथी पे उतर आता है तो वो मानवता जो होती है मानवता को भूल जाता है, जिसकी वजह से युद्ध जैसी स्थितियां बढ़ जाती हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी का विस्तारवादी रवैया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में हमने नाजी को देखा था जो कि विस्तारवादी नीति को अपनाता है और सिर्फ अपने आप को देखता है और किसी को देखता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। क्या आप इसके क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। युद्ध के कारण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव में निहित होता है। इन कारकों का संयोजन राष्ट्रीय और समूहों के बीच टकराव को बढ़ावा देता है। आर्थिक समय में युद्ध को रोकने के लिए इन अंतर्निहित कारकों को समझना और अंतर्राष्ट्रीय सही कूटनीति और न्याय संगत विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शांति मिशन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के मूल्यांकन कीजिए। यानी जो शांति मिशन है उसके लिए विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहले देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं शांति मिशन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन। शांति मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष को रोकने, उनका समाधान करने और स्थानीय शक्ति संतुलन
करने के लिए जाने वाले प्रयासों का एक व्यापक तंत्र है। यह मिशन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से संचालित किया जाता है। यानी जो शांति मिशन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति है या ये कहें जो संघर्ष है उसको रोकने का कार्य करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक, शांति मिशन के अंतर्गत शांति स्थापना, शांति प्रदर्शन और शांति निर्माण और शांति स्थिरीकरण जैसे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन दृष्टिकोणों का मूल्यांकन निम्नलिखित है। चलिए देख लेते हैं अब इन जो मिशन है इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें को रखा गया है। तो पहला हम लिख सकते हैं शांति स्थापना। किस तरह से परिभाषा देखेंगे? शांति स्थापना का उद्देश्य संघर्षों के बाद के क्षेत्रों में हिंसा को रोकना और स्थिरता बनाए रखना है, जिसमें आमतौर पर तटस्थ सैन्य बलों और पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाता है ताकि जो शांति है उसको बनाया जा सके। ठीक है, इसकी जो विशेषताएं हैं चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं संघर्षरत पक्षों के बीच एक निष्पक्ष स्थिति बनाए रखना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संघर्ष के क्षेत्रों में युद्ध विराम सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मानवीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक दलों की तैनाती जैसे कांगो दक्षिण सूडान में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मूल्यांकन के इनका मूल्यांकन किस तरह से कर सकते हैं। सकारात्मक पहलू, यह तत्काल हिंसा को रोकने और शांति प्रक्रियाओं को मजबूत करने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मानव अधिकारों की रक्षा और मानवीय सहायता पहुंचाने में योगदान देते हैं। अब देखेंगे इसकी सीमाओं के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं शांति स्थापना केवल तभी प्रभावी होती है जब सभी पक्ष इसे स्वीकार करें। अगर दोनों में से कोई भी पक्ष स्वीकार नहीं करता तो हमला होने की कंडीशन बनी रहती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पर्याप्त संसाधन और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इसकी सफलता को प्रभावित करती है। यानी पर्याप्त संसाधन नहीं हो पाते और इच्छा शक्ति नहीं हो पाती, राजनीतिक इच्छा शक्ति के शांति बने जिसकी वजह से ये एक चुनौती बन जाती है। अब हम देखेंगे शांति प्रदर्शन किस तरह से यहाँ शांति प्रदर्शन होता है। चलिए देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं शांति प्रदर्शन का उद्देश्य जबरन हस्तक्षेप करके हिंसा और संघर्ष को समाप्त करना है। यह आमतौर पर उन स्थितियों को उपयोग किया जाता है जब कोई पक्ष शांति स्थापित करने के लिए तैयार न हो। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि जबरदस्ती से किसी पक्ष की या किसी देश में घुसा जाता है शांति को बनाने के लिए, और ये तब होता है जब दोनों पक्षों में से कोई भी एक राजी ना हो, तो वहाँ जबरदस्ती शांति बनाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं में आप इसमें लिख सकते हैं इसमें सैन्य बल का उपयोग शामिल हो सकता है और इसमें सैन्य जो बल होता है उसका प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे हिंसा को रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी से संचालित होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप इसमें लिख सकते हैं खाड़ी युद्ध जो कि 1990 से 1991 में हुआ था के दौरान संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप हुआ था जो कि शांति बनाए रखने के लिए किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके सकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू में आप लिख सकते हैं हिंसक संघर्षों को तेजी से समाप्त करने में प्रभावी होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संघर्षों के क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने में सहायक होता है। अब हम देखेंगे इसकी सीमाओं में आप पहला लिख सकते हैं इसे हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है जिसमें स्थानीय विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नागरिकों पर स्वाभाविक नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं जैसे कि जान मान की हानि हो जाती है इसके अंतर्गत। अब हम देखेंगे शांति निर्माण के शांति निर्माण का किस तरह से की जाती है शांति निर्माण। पहले देखेंगे परिभाषा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं शांति निर्माण दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य संघर्ष के मूल्य कारणों को दूर करना और एक स्थायी शांति व्यवस्था स्थापित करना है। ठीक है, इसकी विशेषताएं होती हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सूचना को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संसाधनों को मजबूत करना, सुशासन सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाना। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। रवांडा में गृह युद्ध के बाद शांति निर्माण का प्रयास, यानी रवांडा जो देश है, रवांडा एक देश है, रवांडा में जो गृह युद्ध था उसके बाद में शांति बनाई गई थी, वो इसी का प्रयास था। अब हम देखेंगे मूल्यांकन में पहले हम देखेंगे सकारात्मक पहलू। इसके सकारात्मक पहलू में आप लिख सकते हैं यह दीर्घकालीन स्थिरता और विकास सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शांति स्थापना और प्रवर्तन के बाद के
चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी सीमाएं। आप इसकी सीमाओं में पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इसे पूरा करने में समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में राजनीतिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यानी जहाँ संघर्ष होता है वहाँ पर इन्हें राजनीतिक और सामाजिक जो बाधाएं होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे शांति स्थिरीकरण कि किस तरह से शांति स्थिरीकरण होता है इसके अंतर्गत। चलिए देखेंगे पहले इसकी परिभाषा। शांति स्थिरीकरण का उद्देश्य पहले से स्थापित शांति को बनाए रखना और किसी भी नए संघर्ष को रोकना है। यानी इसके अंतर्गत जो पहले से शांति बनी हुई है उसी को बनाए रखना और जो नए संघर्ष है या नई ऐसी सिचुएशन है उसको रोकना होता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का स्थिर रखना। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, सुरक्षा और न्याय प्रणाली को मजबूत बनाना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, दीर्घकालीन शांति के लिए समुदायों में भरोसा बहाल करना। यानी अगर लंबे टाइम तक हमें शांति बनाए रखनी है तो समुदायों में जो भरोसा है वो बनाए रखना, ताकि समुदाय एक दूसरे से युद्ध ना करें या एक दूसरे से टकराव ना करें। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयास। ठीक है, अब इसके मूल्यांकन करेंगे। यानी अब हम देखेंगे इसके सकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू में आप पहला लिख सकते हैं, दीर्घकालीन स्थिरता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, स्थानीय नेतृत्व और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, देखिए जिस तरह से मैंने आपको ये पॉइंट वाइज सारी चीज़ें बताई हैं, आपको भी इसी तरीके से पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, पैराग्राफ मत लिखना, क्योंकि पैराग्राफ से कभी भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, तो पैराग्राफ वाली गलती मत करना। अब हम देखेंगे इसकी सीमाएं। जैसे मैंने आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग बताया है, वैसे ही आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, इसकी सीमाओं में पहला आप लिख सकते हैं, यह प्रक्रिया धीमी और जटिल हो सकती है। यानी ये जो प्रक्रिया है ये धीमी और बहुत ज़्यादा जटिल हो सकती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, बाहरी समर्थन के बिना स्थिरता को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यानी हमें इसमें बाहरी समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका समग्र मूल्यांकन। कि समग्र मूल्यांकन किस तरह से कर सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं, सफलता। शांति मिशन ने दुनिया के कई हिस्सों में हिंसा को रोकने और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, यह मानवाधिकारों की रक्षा और मानवीय संकटों को कम करने में सहायक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, चुनौतियां। पर्याप्त संसाधनों की कमी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अनुपस्थिति हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, स्थानीय परिस्थितियों और सांस्कृतिक कारकों की अनदेखी की जा सकती है इसमें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, मिशन में शामिल देशों के अलग अलग हित हो सकते हैं। यानी मिशन में जो भी देश शामिल है उन सभी के अलग अलग हित हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिख सकते हैं, शांति मिशन में शांति स्थापना, प्रवर्तन, निर्माण और स्थिरीकरण के विभिन्न दृष्टिकोण परस्पर जुड़े हुए हैं। प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी विशेषताएं और चुनौती हैं। यानी अगर हम इनकी बात करें तो सभी जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं और चुनौतियां हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं और चुनौतियां हैं। इन मिशनों की सफलता और प्रभावशालीता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर निर्भर होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संस्थानों की उपलब्धता और स्थानीय नेतृत्व के साथ तालमेल स्थापित शक्तियों की दिशा में महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें तालमेल स्थापित करना है और शांति बनानी है तो हमें शांति मिशन की आवश्यकता है, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बना सकें। आई होप आपको ये पूरा ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ आपकी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज चल रही थी वो कंप्लीट हो जाती है। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी एंड फॉर मोर सब्जेक्ट आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज को चेकआउट कर सकते हैं। देखिए अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसके बाद में आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको पूरी ही बुक के नोट्स दे दूंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप मेरी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जो कि पूरी ही बुक की कंप्लीट होगी, ताकि आप उसे भी देख पाओ और एग्ज़ाम में अच्छे से अपने जो मार्क्स हैं उन्हें गेन कर पाओ। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।